हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसिड एंड बेसिस का पार्ट नंबर 2। ये जो एसिड एंड बेसिस वाला टॉपिक है आपको टोटल 3 पार्ट्स में मिलने वाला है। तो पहला पार्ट में हमने देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कुछ बेसिक बातें हमने देखी थी, किन में एसिड पाए जाते हैं, किन में बेस पाए जाते हैं। और वो सारी बातें आपके 9 टू 10 क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। और जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, वो हम सारा एनसीईआरटी से क्लियर करने वाले हैं। तो आज इसके पार्ट नंबर 2 में हम पीएच स्केल और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन हम डेली लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन का यूज करते हैं, पीएच स्केल क्या होती है, अगर हम बेस में वाटर मिलाते तो पीएच में क्या चेंज आता है, या एसिड में जब हम वाटर मिलाते तो पीएच में क्या चेंज आता है, वो सारी बातें आज के पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। और पार्ट नंबर 3 में हम करेंगे इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो वो हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में। टोटल 3 पार्ट्स में आपका एसिड एंड बेसिस वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एसिड एंड बेसिस के पार्ट नंबर 2 को। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताती हूँ कि यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रही होगी। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो एडुटैप ने आपके लिए एक डेमो कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल है, पूरा जो पेड स्टडी मटेरियल है, आप उसे 1 रुपीज में ले सकते हैं। लेकिन ये जो रहेगी, इसकी वैलिडिटी केवल 48 आवर्स की रहेगी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगी, इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगी। लेकिन वो जो वैलिडिटी रहेगी सिर्फ 48 आवर्स की रहेगी। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पर एक लिंक है, वहां से आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए ट्रायल एक्सेस है, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, किस तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल, किस तरीके से हमारा मास्टर कोर्स वर्क करता है, कितनी सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए वहां पर दी जा रही है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो आप ये 1 रुपए में डेमो क्लास ले सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपके लिए ये जो वैलिडिटी रहेगी 48 आवर्स की रहेगी। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं हम अपनी क्लास पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाट इज द पीएच रेंज फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमारी पीएच रेंज क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पीएच स्केल समझाती हूँ। पीएच स्केल जो रहती है, 0 से लेकर 14 तक रहती है। 0 से लेकर 14 तक हमारी पीएच स्केल रहती है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 0 से लेकर 7 तक आपका एसिडिक रहता है। ठीक है, 7 से लेकर 14 तक आपका बेसिक रहता है। या आप बोल सकते हैं कि अगर पीएच 7 से कम है, अगर पीएच 7 से लेस देन है, तो इट इज कॉल्ड एज एसिड। और अगर 7 से ज्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, अल्कलाइन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पीएच 7 है, अगर पीएच 7 है, अगर पीएच 7 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ना तो वो एसिड होता है, ना तो वो बेस होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा है व्हाट इज द रेंज फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन की रेंज क्या रहेगी, 0 to 7। 7 to 14 हमारे बेसिक सॉल्यूशन की जो रहती है, रेंज रहती है बेसिक की। 7 हमारा न्यूट्रल के लिए रहता है। 10 to 14 भी बेस के अंदर ही आ जाता है, लेकिन पूरी रेंज नहीं है ये। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पीएच स्केल से क्या पता चलता है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की पावर को मेजर करते हैं, या बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। हम क्या करते हैं पीएच स्केल से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को मेजर करते हैं। जिसमें H प्लस आयंस ज्यादा रहेंगे वो एसिड रहेगा, यानी कि जो H प्लस आयंस रिलीज करता है वो एसिड, जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करता है वो आपका बेस रहेगा, या OH माइनस आयंस को रिलीज करता है वो आपका बेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस को हम मेजर करते हैं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पीएच स्केल के बारे में हमें कौन से साइंटिस्ट ने बताया है। ये जो पीएच स्केल की जो डिस्कवरी की गई है, ये पीटर सोरेनसन,
पीटर सोरेनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, पीएच स्केल के बारे में हमें बताया है 1909 में। ठीक है, 1909 में पीएच स्केल की जो है डिस्कवरी की गई है। अब कुछ पीएच जो है आपको अच्छे से याद रखना है। मैं कुछ 4 या 5 आपको बता रही हूँ जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वाला हमारी जो कार की बैटरीज रहती है, ठीक है, फर्स्ट हमारी कार की जो बैटरीज रहती है यानी कि जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हमारे कार की बैटरीज में होता है। इसका पीएच जो रहता है 0 से 0.5 तक रहता है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो हमारा HCl होता है और जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। तो इनका भी पीएच लगभग 1-1.5 तक रहता है। तो जिनका पीएच 0 के ज्यादा क्लोज है, जिनका पीएच 0 के ज्यादा क्लोज रहता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते, तो ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है विनेगर। विनेगर का जो पीएच होता है, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। विनेगर का पीएच जो रहता है 2.5 से 2.9 तक रहता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ आपको याद रखना है यूरिन का, मिल्क का, सलाइवा का, ये तीनों का पीएच जो रहता है 6 से लेकर 6.6 तक रहता है। 6 से लेकर 6.6 तक रहता है। मिल्क का ज्यादातर 6.3 रहता है। ये तीनों का पीएच 6 से लेकर 6.6 तक रहता है। ठीक है, जो हमने 7 की बात करी, जो न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल होता है उसमें आपका वाटर आता है और वाटर के साथ साथ आपका NaCl आता है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इन दोनों का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी कि आपका NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं। बेकिंग सोडा का पीएच जो रहता है 8 से 9 तक रहता है। वही हमारे टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट का जो पीएच रहता है, टूथपेस्ट का भी जो पीएच रहता है, आप बोल सकते हैं 9 के आसपास, 9.5 9 तक इसका पीएच रहता है टूथपेस्ट का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, जिसे हम एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच रहता है 10.5, 10 से 10.5 तक रहता है। और लास्टली हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच रहता है 14 रहता है, 13.5 से 14 तक रहता है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। जिसका पीएच 14 के पास है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो इतने पीएच आपको बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पीएच के लिए एक आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच गैसेस प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। अब आपको बताना है कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक मेटल लिया सोडियम, एक मैंने मेटल लिया सोडियम। सोडियम को हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, बैलेंस मैं नहीं कर रही हूँ। बैलेंस के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो भी मैं इक्वेशन लिखूंगी आपको बैलेंसिंग खुद से करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सोडियम को HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। सोडियम हमारा मेटल है और HCl हमारा एसिड है। तो क्या बन जाएगा, NaCl2 बन जाएगा, यानी कि एक नमक बन गया, एक सॉल्ट बन गया। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। तो जब हम यहाँ जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है, जहां पर ये रिएक्शन हो रहा है वहां पर अगर हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं या बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं तो पॉप साउंड आपको सुनाई देता है। अगर पॉप साउंड सुनाई दे रहा है इसका मतलब वहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। पॉप साउंड यानी कि ऐसा फटाका फूटने की आवाज आती है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर
कार्बन डाइऑक्साइड पता करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ये पता करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करते हैं कि अगर लाइम वाटर हमारा मिल्की हो जाता है, अगर हमारा चूने का पानी, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, अगर हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इट मीन्स वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। ठीक है। अगर हमें ऑक्सीजन गैस का पता करना है तो ऑक्सीजन गैस को हम कैसे पता कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक कैंडल लिया, ठीक है, एक बर्निंग कैंडल ली, एक मैंने बर्निंग कैंडल ली, ठीक है, उसके ऊपर अगर मैं ढक्कन ढक देती हूँ, अगर मैं वहां पर ढक्कन ढक देती हूँ तो वो जो बर्निंग कैंडल है बुझ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो रहती है बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी चीज बर्न हो रही है, कोई भी चीज को अगर आप जला रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जल सकती है। तो ऑक्सीजन जो रहती है बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करने वाले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। आपने देखा होगा कि किसी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अगर उसको शांत करना है तो हम गुस्से से शांत नहीं कर सकते, हमें प्यार से समझाना पड़ता है। वैसे ही हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा गुस्से वाला कौन है? एसिड। एसिड एसिड को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको शांत करने के लिए हमें बेस मिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एसिड को गुस्सा आ रहा है तो और गुस्सा उसको दिलाएंगे और एसिड मिलाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर एसिड के रिएक्शन को कम करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम उसके साथ बेस मिला देते हैं। तो क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। सॉल्ट और वाटर बन जाता है और थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है। याद रखिएगा, जहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है थोड़ी सी हीट भी बाहर निकलती है। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट रिलीज। तो इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक के अंदर आता है। न्यूट्रलाइजेशन हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आता है। तो चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा हमारे न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए, यहाँ पर तो एसिड जरूर दिया हुआ है लेकिन ये तो Mg मैग्नीशियम मेटल है, बेस नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पर तो ना तो एसिड दिया है ना तो बेस दिया है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ना एसिड दिया है ना बेस दिया है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है HCl। HCl हमारा एसिड है। HCl को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमने उसके साथ क्या कर दिया? बेस मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl के साथ हमने बेस मिला दिया तो क्या बन गया? NaCl हमारा सॉल्ट बन गया और हमारा वाटर बन गया और थोड़ी सी हीट भी बाहर निकल जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, मैं आपको दो एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, नहीं तीन बता देती हूँ। चलिए, तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा तला हुआ खा लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आपके सामने आपकी फेवरेट डिश थी और आपने बहुत सारा खाना खा लिया, बहुत तीखा भी था। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा तीखा खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, तो आपके स्टमक को ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। ठीक है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए आप तो इनो ले लेते, इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकेंड में, इनो आपका बेस है। लेकिन हम यहाँ पर एसिडिटी को कम करने के लिए क्या लेने वाले? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने वाले। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका बेस रहता है। ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? MgCl2 बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर मतलब वाटर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, HCl को कम करने के लिए, HCl के रिएक्शन को कम करने के लिए हमने उसमें बेस मिलाया। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा। ये हम अपने डेली लाइफ में बिल्कुल यूज करते हैं क्योंकि कभी कभार हम खाना ज्यादा खा ही लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एंट काट लेती है, एंट यानी कि आपकी चींटी, चींटी आपको काट लेती है, कभी आपको हनी भी आपको काट लेती है, तो उनके स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। उनके स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जिसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो आपके स्किन के ऊपर देखना पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है क्योंकि आपके स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड आ जाता है। तो उसको कम करने के लिए, उसके रिएक्शन को कम करने के लिए एक तो आप क्या लगा लेते हैं? कैलामाइन लोशन लगा लेते हैं। कैलामाइन लोशन आपका बेस है। या अगर कैलामाइन लोशन घर में नहीं है तो आप उसकी जगह पर बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। बेकिंग सोडा भी बेस होता है, बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं। तो देखना थोड़ी ही देर में आपको वहां से पेन और इरिटेशन कम हो जाता है। तो एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए हमने उसके ऊपर बेस लगा दिया। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा। थर्ड,
और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेली आप सुबह करते हैं कि आपके मुंह में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपका जो शुगर है, आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे मुंह में एसिड बन चुका है, बैक्टीरिया ने एसिड बना दिया। ठीक है, तो अगर एसिड का पीएच 5.6 से कम जाने लगेगा तो हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। तो हमें कभी भी एसिड का पीएच 5.6 से नहीं नीचे जाने देना है। तो हमें क्या करना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। टूथपेस्ट में बेस होता है तो जो भी हमारे मुंह का एसिड है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। बेस वहां पर एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो हम ऐसे टूथपेस्ट को यूज करते हैं जिसमें बेस होता है। आपने वो ऐड भी सुनी होगी, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? तो आप बोलिएगा नहीं, हमारे टूथपेस्ट में बेस है। तो एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए हमने क्या किया, टूथपेस्ट यूज किया। टूथपेस्ट हमारा बेसिक रहता है, अल्कलाइन रहता है। तो ये भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, व्हाट हैपेंस टू द पीएच व्हेन अ बेस इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। मान लीजिए कि मेरे पास बेस है, बेस में क्या होता है, OH माइनस आयन जो रहते हैं ज्यादा होते हैं, H प्लस आयन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ये याद रखिएगा, बेस में OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं, H प्लस आयन्स कम होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैंने बेस में वाटर मिला दिया, मैंने बेस को डाइल्यूट कर दिया वाटर के साथ। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना, मिला देना। तो बेस में अगर मैंने वाटर मिला दिया तो उसमें क्या होने लगेगा, OH माइनस आयन कम होने लगेंगे। OH माइनस आयन कम होने लगेंगे यानी कि उसका पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, 14 के पास होता है। तो जब बेस में हम वाटर मिलाते हैं तो पीएच जो रहता है वो थोड़ा कम होने लगता है, OH माइनस आयंस कम होने लगते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा कि पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। सोप मेकिंग के लिए कौन से बेस का यूज किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक तो एसिड है, एसिटिक तो एसिड है जो विनेगर में मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है। तो सोप मेकिंग के लिए हम कौन सा बेस यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं या तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं। उसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा फैट या ऑयल मिला देते हैं। फैट या ऑयल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सोप बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जब हम सोप बनाते हैं तो सोप तो हमारा मेन प्रोडक्ट रहता है। ये जो सोप बना, हम सोप बना रहे थे ना, साबुन बना रहे थे, तो सोप तो हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो रहता है बाय प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, तो सोप के साथ साथ क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या बोला जाता है, सपोनिफिकेशन बोला जाता है। तो हम सोप मेकिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, उसमें हम फैट और ऑयल मिक्स करते हैं और हमारा सोप और ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, डन है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब जैसे अभी हमने देखा था कि बेस में हमने वाटर मिलाया तो OH माइनस आयंस कम होने लगे तो पीएच डिक्रीज हो गया। अब मान लो मेरे पास एसिड है। एसिड में क्या होता है कि H प्लस आयन जो होते हैं ज्यादा होते हैं और एसिड जो रहता है उसका पीएच कम रहता है, 7 से कम रहता है। H प्लस आयन्स क्योंकि उसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एसिड के साथ वाटर मिक्स करेंगे तो ये क्या होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा। और इसमें H प्लस आयन जो रहेंगे कम होने लगते हैं, H प्लस आयन कम होने लगते हैं, यानी कि पीएच जो है 7 के पास जाने लगता है। तो पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। बेस में जब वाटर मिलाते हैं तो पीएच डिक्रीज होता है, एसिड में जब पीएच मिलाते हैं
तो पीएच वाटर मिलाते हैं तो पीएच इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब पीएच रिमेन्स द सेम कब आएगा, ये भी बात हो सकती है कि पीएच सेम कब आएगा। तो जब मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूट्रल चीज है, मान लीजिए मेरे पास सॉल्ट है NaCl, मेरे पास सॉल्ट है NaCl क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अगर मैंने इसमें वाटर मिला दिया, वाटर जो रहता है ये भी न्यूट्रल ही रहता है, तो इसका जो पीएच रहेगा सेम टू सेम रहेगा। पीएच क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब हम न्यूट्रल में न्यूट्रल ही मिलाते हैं या हम न्यूट्रल में वाटर मिलाते हैं, न्यूट्रल को डाइल्यूट करते हैं, तो पीएच क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, वैसे तो ये मैं आपको पार्ट नंबर 3 में बताने वाली हूँ। हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन करता है, तो एसिड करते हैं। तो ये मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी पार्ट नंबर 3 में। हम फिनोप्थिलीन के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में इसके पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या ट्रू रहेगा, तो सबसे पहले तो क्या इसका पीएच 7 से कम है क्या, नहीं। इसका पीएच तो क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में होता है। ये हमेशा कोरोसिव होते हैं क्या, ये भी गलत है। तो या तो इसमें हाइड्रोजन आयन रहेगा या तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रहेंगे। तो हमारे जो बेस रहते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस का मतलब होता है OH माइनस आयन। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस आयन जो रहते हैं ज्यादा रहते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो रहते हैं कम रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा रहेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस कम रहते हैं, तो वो आपका क्या रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ एज बेस एंड एन एसिड। आपको बोल रहा है कि किसे हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे, जो कभी बेस की तरह भी यूज हो सकता है, जो कभी एसिड की तरह भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगी, यही काम आपको अपने पेपर में भी करना है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका MgOH ट्वाइस, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये हमेशा बेस की तरह ही यूज होता है, कभी एसिड की तरह यूज नहीं करवा सकते। तो ये आपके एम्फोटेरिक के अंदर तो नहीं आने वाला है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि आपका NaHCO3 होता है, ये भी आपका बेस होता है। तो कभी इसे एसिड की तरह नहीं काम करवा सकते, ये भी एम्फोटेरिक नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसे भी हम एम्फोटेरिक यूज नहीं करवाते, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। लेकिन अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं, तो वाटर एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है, इसे हम बेस और एसिड की तरह यूज करवा सकते हैं। एसिड के साथ अगर वाटर को मिक्स करते हैं, तो पीएच जो रहता है ऊपर जाने लगता है, वो बेस बनने लगता है। बेस के साथ अगर वाटर मिक्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस कम होने लगते हैं। तो इस तरीके से बेस को और एसिड को अगर हमें सॉरी, अगर हमें किसी भी चीज को बेस और एसिड की तरह वर्क कराना है, दोनों की तरह वर्क कराना है, तो हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर हमारा एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में गलती करवा देते हैं। यहाँ पर हमें बेसिक फाइंड आउट करना है, कौन सा पूरा का पूरा सेट, चारों की चारों बेसिक आपको दिख रहा है। तो चलिए एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हमारा बेसिक होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच क्या होता है, 8 से 9 होता है, बेसिक होता है। शैम्पू, मैंने बोला है कि जो भी चीज क्लीनिंग में इस्तेमाल होती है, जो भी चीजें क्लीनिंग में इस्तेमाल होती है, सारी की सारी आपकी बेसिक होती है, एक्सेप्ट टॉयलेट क्लीनर। एक्सेप्ट टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर में आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बाकी जो भी चीजें क्लीनिंग में यूज होती है, आपके दांत साफ करने के लिए, आपके बाल साफ करने के लिए, आपका फेस साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, विंडो साफ करने के लिए, जो भी सफाई के लिए, जो भी क्लीनिंग के लिए चीजें यूज होती है, वो बेसिक ही रहती है। तो शैम्पू भी आपका बेस रहेगा, क्योंकि वो हम अपने बाल को अच्छे सॉफ्ट बनाने के लिए, साफ करने के लिए शैम्पू यूज करते हैं। बेकिंग सोडा भी आपका बेस होता है, लेकिन विनेगर थोड़ी ना होता है। विनेगर में तो हमारा एसिटिक एसिड रहता है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं आ सकता। विंडो क्लीनर आपका बेस जरूर होता है, लेकिन कर्ड नहीं होता, कर्ड में तो आपका लैक्टिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कैलामाइन लोशन जो रहता है आपका बेस रहता है, जो लोशन आप लगाते हैं, जो फेस क्रीम आप लगाते हैं, वो आपका क्या होता है, बेस होता है। याद रखिएगा कि आपके बॉडी का जो पीएच है,
आपके बॉडी का जो पीएच रहता है 7 से लेकर 7.8 तक रहता है। यानी कि आपकी जो बॉडी रहती है थोड़ी-सी बेसिक रहती है, थोड़ी-सी बेसिक रहती है। तो इसीलिए जो हम फेस क्रीम यूज़ करते हैं, जो हम लोशन यूज़ करते हैं, वो बेसिक रहते हैं। और हमारे ब्लड का भी पीएच कितना होता है 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है, तो ब्लड भी हमारा क्या होता है बेसिक होता है। ब्लड भी हमारा क्या होता है अल्कलाइन होता है। ठीक है, शैम्पू भी हमारा बेसिक है, टूथपेस्ट भी हमारा बेसिक है, विंडो क्लीनर में किसका यूज़ करते हैं? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज़ करते हैं। विंडो क्लीनर में किसका यूज़ किया जाता है? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का यूज़ किया जाता है और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हमारा वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हमारा वीक बेस होता है। तो ये चारों की चारों आपके बेसिक रहेंगे, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपका बेस है, लेकिन जो यहाँ पर लेमन जूस लिखा है, लेमन जूस में क्या होता है सिट्रिक एसिड रहता है, तो ये भी आपका बेस नहीं रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 में आते ही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर एसिडिक इन नेचर। अब आपको यहाँ पर कौन सा एसिडिक है ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। हमने देख लिया कि बेकिंग सोडा तो हमारा बेस रहता है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। कैलामाइन लोशन तो आपका बेसिक इन नेचर रहता है, ये भी नहीं हो सकता। टूथपेस्ट भी बेसिक रहता है, शैम्पू भी बेसिक रहता है, बेकिंग सोडा भी बेसिक रहता है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जो विनेगर है, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड रहता है, लेमन जूस में आपका सिट्रिक एसिड रहता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि पेट में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये चारों की चारों आपके एसिडिक इन नेचर रहेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऐसे सेट्स वाले क्वेश्चन, ऐसे आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स आज के क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम मिलेंगे अब पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड बेस के इंडिकेटर्स के बारे में, कि अगर आपको एसिड दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। ये पार्ट नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप डेमो क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वो डेमो क्लास आप 1 रुपए में, 1 रुपीज में बाय कर सकते हैं। उसमें आपको 48 आवर्स के लिए पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाइए। मिलते हैं हम पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।